इसमें इसका मतलब कारोबार ही नहीं है, रोजगार ही नहीं है। रोजगार की बात कब करोगे आप लोग बताओ? रोजगार चाहिए, राशन नहीं चाहिए। 5 किलो राशन देगा, क्या साबित करना चाहती है? क्या पढ़ाई की हो? हाई स्कूल फेल हूँ सर। हाँ, जो सच्चाई है वो बता रहा हूँ, इसमें हंसने की क्या बात है? क्या रोजगार मिलना चाहिए? बेचारा नन्ना मुन्ना जोबराटी को इसे कलेक्टर की जॉब क्यों नहीं दिलवा देते? Do you know who Narendra Modi is? Do you know who Narendra Modi is? Come on, you don't know him? I do. Do you know him? Maybe you know him. Come on. Famous Indian? Very famous. He is a powerful leader. Oh yes, he's a powerful Indian leader. He's a powerful man. He's a very powerful man. Powerful man, yeah. Wow, Modi is famous. We love Modi. हर मोदी कर मोदी हर बार मोदी सरकार। तो राम राम मेरे प्यारे भाई की हलचल मजामा एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन बैटरीवुड में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। एक जर्नलिस्ट है मेरे पास, सीनियर जर्नलिस्ट है, तो आप वो मेरे पास आए। जो मैंने आपको भी बोला ना, नुकसान हो जाएगा तो भी करूंगा, तो उसको समझा रहा हूं। तो सीनियर जर्नलिस्ट आए, बैठे मेरे पास, उन्होंने कहा राहुल जी एक सेकंड भाई। आए मेरे पास सीनियर जर्नलिस्ट और उन्होंने मुझे कहा राहुल जी, तो दोस्तों आज भाई ये किस किस्म का नमूना पैदा किया है चमचों की राजमाता ने। ना जाने कितने करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं इसकी छवि सुधारने में, इसे समझदार साबित करने में, बट इस सब के बावजूद भी कहीं ना कहीं इसके अंदर का पप्पू बाहर निकल ही आता है। Corporate needs you to find the differences between this picture and this picture. They're the same picture. आप लोग लिखकर ले लो कि इस पप्पू की बत्ती कभी भी नहीं जलने वाली। ज्यादा तो नहीं बोलेंगे कि हम, उन्होंने बोला 200, हम 300 नहीं, हम वही बोलते हैं कि 200 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी हम फ्री देना चाहते हैं। जो 200 से ज्यादा करेगा उसको नहीं होगा वो। और जो वन टाइम सेटलमेंट, जो पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स होंगे, वाटर पे जो टैक्सेस को अबॉलिश करना चाहते हैं, मीटर्स नहीं लगने चाहिए पानी के लिए। और जिन घरों में जो गरीब हैं, जिनके घर में 1 से 6 लोग हैं, मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की स्कीम हम फिर इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं। इसीलिए 12 सिलेंडर जो गरीब लोग हैं साल के, उनको देखना चाहते हैं हम। इस केजरीवाल ने हमारे देश में ऐसी गंदी फ्री की राजनीति फैलाई कि अब हर नेता आकर वही राजनीति कर रहा है। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री गैस सिलेंडर, फिर किसी को कुछ करने की जरूरत ही क्या? अनपढ़ी वो बैठे बैठे ही क्यों ना खाए। और जो मेजोरिटी है, जो बेचारा मिडिल क्लास है, वो बेचारा टैक्स में पिसता रहे और इनका पेट भरता रहे। और अभी ये इस समय इतनी लंबी लंबी फेंक कर जो प्रॉमिस कर रही है, जब इन्हें पूरा करने का समय आएगा उसके बाद इनके पास बस यही एक्सक्यूज होगा कि जो केंद्र सरकार है वो हमें फंड ही नहीं दे रही है। और यदि आप लोगों को नहीं पता तो आपको बता दूं कि 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और 18 सितंबर से पहले चरण की वोटिंग स्टार्ट हो जाएगी। बाकी का इस सब में एक और पार्टी है जो इनसे 4 कदम और आगे निकल गई है, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो की फारूक अब्दुल्ला की पार्टी है। और फारूक अब्दुल्ला की इस पार्टी का इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन हो रखा है, यानी कि फारूक अब्दुल्ला का कांग्रेस के साथ गठबंधन हो रखा है। तो JKNC यानी कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना जो मैनिफेस्टो जारी किया है, उस मैनिफेस्टो में पाकिस्तानियों को व आतंकवादियों को पालने पोसने पर पूरा फोकस कर रखा है। आइए आपको इनके मैनिफेस्टो के कुछ मुख्य बिंदु बताते हैं और उस पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि यदि इनकी सरकार बनती है तो ये जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 व 35A को वापस लाएंगे। लेकिन आज जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने की वजह से वहाँ की जो टूरिज्म इकोनॉमी उसमें काफी सुधार आया है। और जम्मू कश्मीर में उग्रवाद में पहले से काफी कमी आई है। जो आम नागरिकों की हत्या होती थी उसमें 81% की कमी आई है। और जब से जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटाया तब से आतंकवादी गतिविधियों में भी काफी कमी देखी गई है। और जो आर्टिकल 35 है उसने राज्य विधानमंडल को स्थायी निवासियों को परिभाषित करने के लिए मनमाने अधिकार दे रखे हैं, यानी कि राज्य विधानमंडल में जो लोग बैठे हैं वो अपने मनमाने तरीके से तय करें कि कौन यहाँ का स्थायी निवासी है और कौन नहीं। यानी कि इसके अलावा जो अन्य नागरिक होंगे उन्हें तीसरे दर्जे का माना जाएगा और उन्हें सुविधाएं भी उसी के अकॉर्डिंग मिलेंगी। और जिसका ये लोग ये फायदा उठाएंगे कि अन्य नागरिकों को बुनियादी मौलिक अधिकारों से वंचित किया जाएगा और उन्हें शिक्षा या अन्य बुनियादी सुविधाओं तक पहुँचने ही नहीं दिया जाएगा। और जब ये आर्टिकल 370 व 35A को दोबारा से लागू करेंगे उसके बाद जम्मू कश्मीर की वही स्थिति हो जाएगी। वहाँ उग्रवाद बढ़ जाएगा, पत्थरबाज बढ़ जाएगा और वहाँ आम नागरिकों की हत्याएं आए दिन होने लगेंगी। इस इंडिया अलायंस की पार्टी JKNC ने अपने मैनिफेस्टो में दूसरा प्रॉमिस ये किया है
कि जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट है उसे ये लोग निरस्त कर देंगे। और इसके तहत इस एनडीए गठबंधन का मुख्य उद्देश्य ये है कि वहां पर कैसे भी करके आतंकवाद को बढ़ावा दे सकें, उसे मजबूत कर सकें, ताकि इनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो सही सलामत सुरक्षित बना रहे। और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि सत्ता में आते ही जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उन्हें भी जेल से रिहा कर दिया जाएगा। पॉलिटिकल प्रिजनर्स यानी कि राजनीतिक कैदी है, मुख्य रूप से वो लोग हैं जिनका आतंकवादियों से व आतंकवादी संगठनों से सीधा संपर्क है, जो कि वहाँ जम्मू कश्मीर में जमकर पत्थरबाजी करते हैं, दंगे करते हैं और पत्थरबाजी करने के लिए वहाँ के यूथ को उकसाते हैं। और इससे सीधे सीधे यही सिद्ध होता है कि जो इंडिया अलायंस है वो घाटी में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पूरी जोर से कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी और उनके साथी किसके कहने पर इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं ये सोचने पर विवश कर देता है। इस इंडिया अलायंस को लोगों की सेफ्टी की कोई भी परवाह नहीं है। इस इंडिया अलायंस को देश की अखंडता एकता की कोई भी परवाह नहीं है। बस इनका पूरा का पूरा फोकस ये है कि किस तरह से जम्मू कश्मीर की शांति को, समृद्धि को भंग किया जाए, कैसे इस देश को दोबारा से आतंकवादियों का अड्डा बनाया जाए। और इनके मैनिफेस्टो की पता सबसे मजेदार बात क्या है कि ये कश्मीरी पंडितों की सम्मानजनक वापसी करवाएंगे। मतलब कि ये तो वही हो गया कि 100 चूहे खाकर बिल्ली चली हज को। 1990 के दशक में कश्मीरी हिंदुओं के पलायन के पीछे यही नेशनल कॉन्फ्रेंस का दिमाग ही था, और आज वही कह रहे हैं कि हम ही कश्मीरी पंडितों का पुनर्वास करवाएंगे। मैं तो कहूंगा इससे अच्छा तो यही होता है कि अपने मैनिफेस्टो में इस पॉइंट की जगह पर ये लोग कोई अच्छा सा जोक ही लिख देते। और इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना करेंगे। बट अब सवाल ये उठता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार जम्मू कश्मीर में जो हिंदू थे वो माइनॉरिटी में थे, और ये दीमक हिंदुओं का कितनी तेजी से धर्मांतरण करती है इससे तो आप सब लोग अवगत ही होंगे। और अभी इस जनगणना को हुए 12 सालों से अधिक हो चुका है, तो आप सोचिए जो पहले से ही हिंदू माइनॉरिटी में तो वो अब कितना और माइनॉरिटी में आ गए होंगे। तो अब सवाल यही है कि ये जिस माइनॉरिटी कमीशन की स्थापना करेंगे वो किसके लिए करेंगे। बाकी का इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि ये जम्मू कश्मीर में यूसीसी लागू नहीं होने देंगे, ये देश में एकता समानता चाहते हैं, किसी के साथ भेदभाव नहीं होने देंगे। लेकिन ये राष्ट्रीय एकता के नाम पर राष्ट्रीय एकता सुनिश्चित करने वाली नीतियों का ही विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो यूसीसी है उसका मतलब ही यही है सबको एक समान अधिकार देना, सब पर एक समान कानून लागू होना। ना कि कोई हिंदू है तो उसके लिए अलग कानून, कोई मुस्लिम है तो उसके लिए अलग कानून, ईसाई के लिए अलग कानून। यूसीसी में सभी के लिए एक समान ही कानून लागू होते हैं। यूसीसी का विरोध करना मतलब संविधान का विरोध करना। संविधान की नजर में सभी एक है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो या फिर कोई भी अन्य हो। बट ये लोग इसका विरोध करके अपना सरिया कानून चलाना चाहते हैं। इसके साथ ही साथ जेकेएनसी ने कहा है कि वो मुस्लिम वक्फ बोर्ड को अपने पुराने गौरव पर वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध है। यानी कि पुराना गौरव, वो पुराना गौरव कौन सा था जहाँ पर मुस्लिम वक्फ बोर्ड जब चाहे जिसकी जमीन चाहे अवैध रूप से कब्जा कर सकता था। क्योंकि इंडिया गठबंधन वाले यही चाहते हैं कि मुस्लिम वक्फ बोर्ड मनमाने ढंग से लोगों की जमीनों पर कब्जा करता रहे, उनकी जमीनें हड़पता रहे, ताकि जब इस्लाम नहीं आया था उससे पहले के मंदिरों की जमीनों को भी अपनी जमीन बताकर आसानी से कब्जा कर सके। और इससे इंडिया गठबंधन का क्या फायदा होगा? इंडिया गठबंधन का ये फायदा होगा कि उनका जो मजहबी वोट बैंक है वो इनसे खुश हो जाएगा, वो इन्हें निरंतर वोट करता रहेगा, इनका मजहबी वोट बैंक सुरक्षित बनता रहेगा, बाकी के लोग जाए बाहर में। और ये इंडिया गठबंधन वाले सिर्फ यहीं पर नहीं रुके, इन्होंने कहा है कि हमारे कश्मीर का जो पुराना फ्लैग था हम उसे पुनः स्थापित करेंगे। बस इस इंडिया गठबंधन का सिर्फ और सिर्फ यही लक्ष्य है कि कैसे भारत में व जम्मू कश्मीर में आपस में विभाजन कर सके। बीजेपी का लक्ष्य था एक देश एक विधान एक निशान, और बीजेपी ने उसे पूरा भी किया। बट अब इंडिया गठबंधन वाले इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि कैसे दोबारा से कश्मीर को उसी दलदल में धकेला जाए। इनकी नीतियों में ही जो देश विरोधी सोच है वो साफ साफ नजर आ जाती है। और अपनी इसी नीति के चलते उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में ये भी कहा है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो इस समय एलओसी पर व्यापार को लेकर जो प्रतिबंध लगा हुआ है हम उसे हटा देंगे और व्यापार के लिए रास्ते खोल देंगे। एनडीए सरकार ने 2019 में जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान के बीच जो एलओसी में व्यापार होता था उसे निलंबित कर दिया था, क्योंकि जो व्यापार मार्ग थे उनका दुरुपयोग पाकिस्तान के द्वारा अवैध हथियार, नकली करेंसी व नशीले पदार्थ भेजने के लिए किया जाता था। और आप लोगों को याद होगा कि 2019 में पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद से ही एलओसी पर व्यापार को प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि इसी सब के आड़ में व्यापार के नाम पर आतंकवादियों की घुसपैठ हुई थी। बट जब इंडिया गठबंधन सत्ता में आएगा उसके बाद से ही एक और देश विरोधी नीति पर काम करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो आप इस कांग्रेस की इंडिया गठबंधन की मानसिकता को समझ सकते हैं कि हमारे देश के लिए ये कितनी हानिकारक होने वाली है। बाकी का इनका पाकिस्तान को लेकर जो प्रेम है वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। जब ये लोग सत्ता में आएंगे तो पाकिस्तान से बातचीत करने को प्रोत्साहन देंगे। याद है ना आप लोगों को वो समय जब एक बार को पूरे बॉलीवुड में पाकिस्तानी सिंगर एक्टर आकर भर गए थे, जैसे कि मानो हमारे देश में टैलेंट का व कलाकारों का सूखा पड़ गया हो, जिसकी वजह से न चाहते हुए भी मजबूरी में पाकिस्तान से कलाकारों को बुलाना पड़ता था। और उस समय हम लोगों को ये गुट्टी पिलाई जाती थी कि संगीत की कोई भी सीमाएं नहीं होती है, कलाकारों की कोई भी सीमाएं नहीं होती, और हम सब लोग शान से उस गुट्टी को पीते भी थे। और यदि इनके इसी लॉजिक के अकॉर्डिंग देखा है तो हमारे जो सेना के जवान बॉर्डर पर खड़े हुए हैं उनकी भी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, वो भी हथियार डालकर घर वापस आ जाए कि हमें क्या ही लेना देना है। और यदि अब इंडिया गठबंधन चुनाव जीतता है तब आप इस सबके लिए तैयार रहिएगा। देश में दोबारा से बम धमाके होने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा, क्योंकि तब हमारे देश की सत्ता में आतंकवादियों के गुलाम बैठ चुके होंगे। बाकी का आप सबने सुना ही होगा कि बीजेपी स्पेशली योगी जी शहरों के व नगरों के नाम बदल देते हैं, तो यहाँ पर आप गलत हैं। बीजेपी व योगी जी किसी भी शहर के नाम नहीं बदलते हैं,
मुगलों की नाजायज औलादों ने जिन शहरों के नाम बदल दिए थे, बीजेपी व योगी जी उनके पुनः वास्तविक नाम रख देते हैं, जिसका एक अच्छा सा एग्जाम्पल आपको जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस व इंडिया गठबंधन के मैनिफेस्टो में देखने को मिल जाएगा। ये अपने मैनिफेस्टो में बता रहे हैं कि हम तख्त सुलेमान को कोह-ए-मारन के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाने और क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देने का आकलन करेंगे। हो सकता है कि अब आपको लगे कि भाई अब इसमें भला क्या प्रॉब्लम है, तो अब इसमें प्रॉब्लम यह है जिसे ये तख्त सुलेमान बता रहे हैं उसका असली नाम शंकराचार्य पहाड़ी है, और जिसे ये लोग कोह-ए-मारन बता रहे हैं उसका नाम हरि पर्वत किला है। ये लोग धीरे धीरे ऐसे ही पूरा किला कर देते हैं और लोगों को पता भी नहीं लगता है। शंकराचार्य हिल पारंपरिक रूप से श्रद्धेय ऋषि शंकराचार्य से जुड़ा हुआ है और हेर पर्वत देवी सारिका से जुड़ा हुआ है, जो कश्मीरी पंडितों के लिए एक महत्वपूर्ण देवी हैं। किंतु यहाँ पर इंडी गठबंधन सिर्फ और सिर्फ अपने मजहबी वोट बैंक को खुश करने के लिए हिंदुओं की धार्मिक मान्यता व उनके चिन्हों को मिटाने पर लगा हुआ है, जैसा कि ये लोग आजादी के बाद से करते हुए आए हैं। और अब जब कल को बीजेपी सरकार व योगी जी इन बदले हुए नामों को दोबारा से पुनः उन्हीं के वास्तविक नाम में रख देंगे, तब इन्हें समस्या पैदा हो जाएगी। अगर ये सब जानने के बाद भी यदि आपको ऐसा लगता है कि देश हित के लिए, सनातनियों के हित के लिए कांग्रेस पार्टी व इसके साथ गठबंधन वाली पार्टियां कार्य करेंगी, तो आपका विनाश निश्चित है। आपको विनाश होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। तो बस मेरे प्यारे आई बनो, आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अपने चैनल द पेट्रियट ऑफिशियल की इस वीडियो को नहीं देखा, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है जाकर एक बार इस वीडियो को वापस देखिएगा। बाकी का जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।